हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो है विश्व का भूगोल। तो गाइस, इसमें अभी चैप्टर नंबर 37 कर लेंगे अभी हम, जो कि है चक्रवात यानी कि साइक्लोन। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेगा, कमेंट करके जो बताएगा एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों में जिसको इसकी जरूरत है। गाइस, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले देखते हैं इंडेक्स। तो दोस्तों, ये है इंडेक्स, दोनों साइड देखते हुए चलिएगा। तो हम क्या क्या कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया। अभी जो है हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 37 यानी कि चक्रवात पे। ओके, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे हम इसको। ठीक है, बाकी के भी चैप्टर्स आप देख लीजिए कि हमें आगे अभी क्या क्या करना है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा चैप्टर। पहले हम पढ़ेंगे नोट्स, फिर देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, चक्रवात यानी कि साइक्लोन सामान्यतः देखिए निम्न दाब केंद्र होते हैं। यानी कि जो हमारा साइक्लोन होता है ना, तो इसके जो बीच का जो एरिया होता है वहाँ का जो दाब होता है वो क्या होता है, लो प्रेशर होता है, यानी कि निम्न दाब होता है। ठीक है, जिसके चारों ओर संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती है। मतलब जो देखिए, ये हो गया आपका लो प्रेशर। अब इसके चारों ओर जो वायु दाब होता है वो क्या होता है, संकेंद्रीय समवायुदाब, एक जैसा होता है वायुदाब। ठीक है, अब लिखा है कि केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायुदाब बढ़ता जाता है। यानी इसने कहा कि बीच में जो है वायुदाब कम होता है, यानी लो प्रेशर होता है। ठीक है, और लेकिन जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे तो ये जो प्रेशर है ना, यानी कि ये जो वायुदाब है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए, फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती है। अब देखिएगा इस क्या बोला इसने। देखिए, हवाएं कहाँ चलती हैं, एक जगह मान लीजिए लो प्रेशर है यानी कि निम्न दाब है, एक जगह हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब है, वायुदाब है ना। तो जो हवाएं चलती हैं वो हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। बस इतना आप समझिए कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। और ये क्यों चलती हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। या ऐसा समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए धरातल है और यहाँ पे क्या हो गया, ये जो धरातल है वो यहाँ पे क्या है, गर्म है। ठीक है, जब गर्म होगा तो गाइस यहाँ की जो है हवा भी गर्म हो जाएगी, और जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है। और जब वो ठीक है, तो ये धरातल, यहाँ की हवा गर्म होने की वजह से यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होने की वजह से हवा जो है वो क्या हो जाएगी, हल्की हल्की। ओके, हल्की हो जाएगी। अब जब हवा हल्की हो जाती है तो वो क्या करती है, ऊपर उठती है। तो हवा क्या है, ऊपर जाने लगेगी। यानी कि हवा के संग जो गैसेस होती हैं ना वो भी ऊपर जाने, मतलब हवा क्या गैसेस ही है। ठीक है, तो क्या होगा, वो ऊपर उठने लगेगी। और जब गैसेस ऊपर उठने लगेंगी यानी कि हवा ऊपर उठने लगेंगी तो नीचे कम हो जाएगी हवा, और नीचे कम हो जाएगी हवा यानी कि वायु अगर नीचे कम हो जाएगी तो दाब भी कम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ तो दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ कम हो जाएगा यानी कि लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर मतलब कि दाब होता है, वायु दाब नीचे की तरफ कम हो जाएगा क्योंकि हवा ऊपर चली जाएगी। तो ये हो गई बात हमारी लो प्रेशर की। अब समझ लीजिए कि आस पड़ोस में कहीं ऐसा हो रहा होगा कि जो हवा है अब जब ऊपर जा रही तो कहीं से कहीं तो नीचे उतर ही रही होगी ना। तो जब ये उतर रही है, सपोज कि यहाँ पे अगर हवा नीचे उतर रही है तो यानी कि हवा जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा हाई प्रेशर। अब ये समझिए कि अगर यहाँ से हवा गायब हो रही है तो ऑब्वियसली आसपास की हवा उस जगह को तो फिल करेगी ही, यानी कि वहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं, हवा ही नहीं है। तो गाइस, जब हवा गर्म होकर ऊपर जाती है आसपास की हवा उसका स्थान ले लेती है। ठीक है, यानी कि वो हवा कहाँ से आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आती है। ठीक है, फिर से समझिए कि नीचे की हवा जब गर्म हो जाती है एंड ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पे क्या हो गया, हवा खत्म। मान लेते हैं हवा खत्म हो गई, तो यार उस जगह को भरने के लिए कहीं से तो हवा आएगी। सपोज कि यहाँ से हवा इस जगह को भरने के लिए आ रही है, तो वो कौन सी जगह होगी, हाई प्रेशर वाली जगह होती है जहाँ पे हवा उतर रही होती है। जब हवा उतरेगी यहाँ पे तो ऐसे करके मुड़ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि हमने क्या देखा कि जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, अब देखो यही लिखा है, फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती। इसका मतलब ये कहा कि हमने कहा केंद्र में क्या था, लो प्रेशर था, लेकिन हमने कहा था केंद्र से जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर है लो प्रेशर से तो ज़्यादा ही होगा, तो हमने वहाँ लिख दिया हाई प्रेशर। तो हवा क्या होती है, पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, यानी कि जो ये परिधि है ना, ये वाली परिधि से केंद्र की तरफ आ रही है, ये केंद्र है आपका। आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, फलस्वरूप जो है परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, पृष्ठीय वायु यानी कि सरफेस विंड चक्रवात के केंद्र के ऊपर जो है आपका इस देखिएगा, इस ये लिखा है आभ्यंतर कुंडलित यानी कि स्पाइरल इनवर्ड।
होती है, मतलब एक तो कुंडलित होती है, स्पाइरल ऐसे करके होती है, ठीक है, और इनवर्ड होती है। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है, इनवर्ड हो रही है ना, बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, और स्पाइरल इस तरह से होती है, जिससे क्या होता है, हवा चक्रवात के केंद्र में अभिसरित होती है। कहाँ आ रही है हवा जो है, चक्रवात के केंद्र में आ रही है, मतलब परिधि से केंद्र की तरफ आ रही है, कुंडलित मतलब क्या, स्पाइरल वे में आ रही है हवा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि चक्रवात, अब इसने लिखा है जो चक्रवात की दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, घड़ी की सुई के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपका अर्थ है, अर्थ मतलब ग्लोब है, मतलब ग्लोब, ठीक है, तो ग्लोब है, और ये हो गया आपका 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो बीच से होकर गुजरती है। अब इसने कहा कि जो उत्तरी गोलार्ध है, ऊपर की साइड वाला है, वहां पे जो चक्रवात आ रहा है वो किस तरह से घूम रहा है, घड़ी की सुई घूमती है कुछ इस तरह से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चक्रवात घूम रहा है घड़ी की सुई के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो गैस वहाँ पे क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो चक्रवात है वो उत्तरी गोलार्ध में जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई के ही दिशा में घूमता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है चक्रवात के अलग अलग भागों में भिन्न प्रकार की वायु राशियां और तापक्रमों के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती है। मतलब इसने ये बोला कि चक्रवात के अलग अलग भागों में, चक्रवात में ही अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियां और क्या है, तापक्रम अलग अलग हैं सब, तो उसके कारण मौसम में क्या है, अनेक अनियमितताएं आती है। मतलब मौसम साफ रहता है, फिर आंधी आने लगती होगी, फिर कुछ होने लगता होगा, फिर कुछ, मतलब अनियमितताएं होती है, मतलब एक जैसा कुछ नहीं रहता, चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। अब लिखा है कि चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग क्या होता है, मंद हो जाता है। तो एक ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है गाइस, जब चक्रवात आता है ना, मतलब ये एक इंडिकेटर आप कह सकते हैं, ये इंडिकेशन देता है कि अगर वायु का जो वेग है वो कम हो गया, इसका मतलब कि चक्रवात आने वाला है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। वायुदाब क्या होता है, गिरने लगता है, यानी कि जो वायुदाब क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और ये जो एक मेघ होते हैं, इनका नाम है, देखिए, पक्षाब और पक्षाप स्तरीय मेघ छा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा, जब इसने कहा कि जब चक्रवात आता है तो वायु का वेग कम हो जाता है, यानी कि मंद हो जाता है, और क्या है, वायुदाब क्या होता है, गिरने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। तो हमने कहा ना कि बीच में क्या होता है, लो प्रेशर बनता है, जब लो प्रेशर की स्थिति आएगी ना तभी चक्रवात बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। और इसने कहा कि मेघ भी छा जाते हैं। मेघ कौन से वाले होते हैं, ये नाम याद रखिएगा, पक्षाप और पक्षाप स्तरीय मेघ छा जाते हैं जब चक्रवात आने वाला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा उष्ण वाताग्र के आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इस वाताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, ठीक है। अतः वर्षा जो है मंद गति से होती है, ठीक है। तो गाइस ये उष्ण वाताग्र क्या हो गया, देखिए क्या होता है ना कि सपोज कि यहाँ से ठंडी हवा चल रही है, यहाँ से गर्म हवा चल रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ठंडी हवा चल रही है, यहाँ से गर्म हवा चल रही है। अब ठंडी हवा क्या है, गर्म हवा के नीचे की तरफ जाएगी, तो जब ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे की तरफ जाएगी तो ये क्या करेगी, गर्म हवा को और भी ऊपर उठाएगी, ठीक है, ये और ऊपर उठाएगी। और ये कैसे कैसे उठ रही है, धीरे धीरे जा रही है, गर्म हवा धीरे धीरे जाएगी, तो जो वर्षा होगी ना यहाँ पे, तो गाइस वो क्या होगी, मंद होगी, धीरे धीरे होगी, ठीक है। यहाँ इसी को हम वाताग्र बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे वायु ठंडी हवा आ रही है और यहाँ से गर्म हवा आ रही है, ऊपर जा रही है, तो ये वाला जो बनता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो कंडीशन बनती है वो वाताग्र की बनती है। तो उष्ण एक होता है उष्ण वाताग्र, एक होता है शीत वाताग्र, ठीक है। फिलहाल उष्ण वाताग्र, ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे जाती है, और गर्म हवा वही है धीरे धीरे फिर उठने लगती है, और क्या है, मंद गति से वर्षा होने लगती है। तो इस चक्रवात के गुजर जाने पर क्या होता है, अब जैसे चक्रवात आया और चला गया, ठीक है, अब जब गुजर जाता है तो क्या होता है कि जो उष्ण वृत्तांश का आगमन होता है, ठीक है, और मौसम में अचानक और तीव्र परिवर्तन होकर क्या है, वर्षा रुक जाती है। मतलब क्या होता है, देखिए उष्ण वाताग्र आया, ठीक है, और फिर वर्षा हो गई, धीरे धीरे वर्षा हो रही है, और जब चक्रवात चला जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है और बारिश रुक जाती है, यही होता है। मतलब आकाश जो इसने कहा कि साफ हो जाता है, मतलब कहानी हुई, वर्षा हुई, वर्षा हो गई, सब कुछ हो गया, और चक्रवात गया और सब कुछ साफ, आसमान साफ। फिर लिखा है उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर शीत वाताग्र आ जाता है। अब देखिए, अब इसने कहा कि जो उष्ण वाताग्र है ना वो अब चला खत्म, उष्ण वाताग्र की कहानी खत्म। अब उसके बाद क्या जाता है, शीत, क्या जाता है, शीत वाताग्र आ जाता है, जिसके साथ क्या होता है,
जो तापक्रम है वो गिरने लगता है, यानी जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है, यानी कि आपको ठंड का अनुभव होने लगेगा। ठीक है, चलिए सर्दी बढ़ने लगती है, वही लिखा है। फिर लिखा है आकाश जो है पुनः मेघाच्छादित हो जाता है, यानी फिर बादल आ जाते हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। शीत वातावरण के क्षेत्र में चूंकि गर्म हवा जो है तेजी से ऊपर उठती है और इस भाग में क्या है मूसलाधार वर्षा होती है। अब देखिए गाइस दो चीज़, ठीक है, देखिए अभी हमने एक उष्ण वातावरण पढ़ा था, हमने कहा था देखिए उसमें भी वही काम हो रहा है, इसमें भी वही काम हो रहा है। तो जो आपका उष्ण वातावरण की बात करेंगे, यहाँ पे हम शीत वातावरण की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ठंडी हवा जा रही है और यहाँ इस गर्म हवा के नीचे की तरफ जा रही है ठंडी हवा। ठीक है, और ये गर्म हवा जो है धीरे धीरे ऊपर उठ रही है उष्ण वातावरण में, और जो वर्षा है वो भी धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, चलिए खत्म हो गया उष्ण वातावरण। अब शीत वातावरण में क्या होता है गाइस, इसमें भी यही होगा कि जो ठंडी हवा है ना वो गर्म हवा के नीचे जाएगी, लेकिन तेजी से नीचे जाएगी। जब ये तेजी से नीचे जाएगी तो ये जो गर्म हवा है वो भी तेजी से ऊपर उठेगी, और जब तेजी से गर्म हवा ऊपर उठेगी जो बारिश है ना वो बहुत तेजी से होगी, यानी कि हम बोलते हैं मूसलाधार वर्षा होगी। कैसी? मूसलाधार वर्षा होगी। तो बस इन दोनों में ये डिफरेंस आप मान के चलिए। बहुत देखिए ये बहुत अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, हम उतने पे नहीं जाएंगे। फिलहाल इतना समझिए कि उष्ण वातावरण में धीरे धीरे वर्षा होती है और शीत वातावरण में क्या होता है तेजी से वर्षा होती है, तेजी से कम समय के लिए वर्षा होती है। ठीक है, फटफट फटाफट वर्षा होकर खत्म। ठीक है, तो शीत वातावरण के क्षेत्र में चूंकि गर्म हवा जो है तेजी से ऊपर उठती है और क्या होती है मूसलाधार वर्षा होती है, परंतु ये क्या होता है अल्पकालिक होती है, मतलब बहुत कम समय के लिए होती है। और जो उष्ण वातावरण में वर्षा होती है ना धीरे धीरे बहुत देर तक होती है। ठीक है, और बहुत देर तक होती है। ठीक है, और बहुत बड़े एरिया में होती है। चलिए ये भी देख लेते हैं। फिर जो उष्ण वातावरण हमने पढ़ा और शीत वातावरण में, चलिए डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें कहा कि मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है, और इसमें कैसी होती है धीरे धीरे होती है। हाँ, और जो इसमें गर्म हवा होती है, इसमें जो गर्म हवा होती है वो धीरे धीरे ऊपर जाती है, इसमें जो गर्म हवा होती है वो बहुत तेजी से ऊपर जाती है, इसलिए मूसलाधार वर्षा होती है एक चीज़। और ये क्या होती है कम समय के लिए होती है यहाँ पे। ठीक है, और ये वही है अधिक समय के लिए होती है। और जो ये है ये जो एरिया जितने एरिया में होती है वो कम एरिया में होती है। ठीक है, मूसलाधार वर्षा कम एरिया में होती है, लेकिन जो यहाँ पे है ना उष्ण वातावरण में वो एरिया भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और ये क्या होती है यहाँ पे तड़ित झंझायुक्त होती है, मतलब क्या वो सब होता है बिजली बिजली चमकती है, ये सारी चीज़ें होती हैं शीत वातावरण में। ठीक है, चलिए आगे। आई होप आप इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ गए होंगे, शीत वातावरण में और उष्ण वातावरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा शीत वातावरण के गुजर जाने पर शीत वृत्तांश का आगमन होता है। मतलब वृत्तांश क्या होता है गाइस कि ये कंप्लीट हो जाता है और खत्म होने लगता है। ठीक है, अब लिखा है इसमें जो है आकाश मेघ रहित होकर फिर स्वच्छ हो जाते हैं। मतलब इसने कहा उष्ण वातावरण आता है और जब उष्ण वृत्तांश आता है उसके बाद आकाश साफ हो जाता है, उसके बाद शीत वातावरण आता है फिर वो भी खत्म होता है और आकाश साफ हो जाता है, दोनों में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा गाइस, अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से पीछे ले जाइए और फिर समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बताया है, बहुत डिटेल में मैं नहीं गई हूँ क्योंकि जो वातावरण ये भी अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अवस्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया। देखिए अब चक्रवात दो टाइप के हैं, एक कौन सा टाइप का है उष्ण कटिबंधीय, एक हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय। इसका मतलब देखिए उष्ण कटिबंधीय कौन सा होता है गाइस, जैसे कि आपका ग्लोब है, ग्लोब मतलब हिंदी में ग्लोब ही बोलते हैं शायद, भूल गई मैं। ठीक है, तो ये ग्लोब है, ग्लोब के यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, ये कर्क रेखा मान लेते हैं, ऊपर मान नहीं लेते, कर्क रेखा होती है और नीचे मकर रेखा होती है। तो इसके बीच में जो होता है ना अधिकतर हमने देखा है कौन सा चक्रवात होता है उष्ण चक्रवात होता है। और इसके ऊपर यहाँ वाली एरिया में देखेंगे तो आपको कौन से ठंडे वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मिलेंगे। ठीक है, दो टाइप के हो गए। तो जो विषुवत रेखा के आसपास होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय होते हैं, उष्ण मेनली आप देखते हैं ना गर्म वाला हिसाब किताब। और जब कर्क रेखा मकर रेखा के ऊपर दोनों अलग ऊपर वाली साइड और कर्क के ऊपर और मकर के नीचे वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। चलिए तो इसने कहा जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंग्लिश वाला वर्ड भी याद रखिएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें लिखा है अयनवर्ती क्षेत्र यानी कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य में। ठीक है, तो हमने यही बोला कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य में आपके उष्ण चक्रवात मिल जाएंगे। में उत्पन्न चक्रवातों को हम क्या बोलते हैं उष्ण चक्रवात कहते हैं। उष्ण चक्रवातों को उष्ण नहीं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। चलिए तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। मतलब इसने कहा कि जो ये चक्रवात है भारत में उसे कुछ और कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और, यूएसए में कुछ और, मतलब हर जगह कुछ और। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा कि कहाँ पे इसको क्या कहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आता है ऐसे। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में इसको हम क्या बोलते हैं विली विली बोलते हैं, चाइना में हम बोलते हैं
टाइफून, यूएसए में इसको हम बोलते हैं हरिकेन, ठीक है, और भारत में हम चक्रवात बोलते हैं। तो गाइस देखिए क्या लिखा है, भारत में हम इसको क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। अब इसने कहा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहत मैदान के क्षेत्र में क्या है, ध्रुवीय ठंडी वायु राशियों और मैक्सिको की खाड़ी की गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वायु राशियों के मिलने से भयंकर चक्रवात का विकास होता है। इसका मतलब इसने क्या बोला, इसने कहा जब आप ऐसे करके वो बनाते हो, क्या बनाते हो, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बनाते हो, कुछ इस तरह से बनता है ना, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो ये हो गया आपका कनाडा, ये हो गया, ऐसे तो नहीं गाइस, ये हो गया आपका यूएसए और ये हो गया आपका मैक्सिको। ये होती है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, ऊपर से हवा आ रही है ठंडी, नीचे से हवा जा रही है गर्म। तो जब यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं, तो हमने देखो वाताग्र में यही बोला था, एक साइड से ठंडी हवा आती है, एक साइड से गर्म हवा जाती है और वाताग्र बनता है और फिर चक्रवात आता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें ऊपर से ठंडी हवा आ रही है, नीचे से गर्म हवा जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा चक्रवात। और हमने क्या बोला, तो अमेरिका में क्या बोलते हैं चक्रवात को, तो गाइस हमने बोला था कि अमेरिका में चक्रवात को बोलते हैं हरिकेन। तो चलिए यहाँ पे भी समझते हैं। फिर इसने कहा कि ऊपर से जो है आपकी ध्रुवीय ठंडी वायु राशि हो रही है, जो ध्रुवों की तरफ से नीचे की तरफ आ रही है, और मैक्सिको की खाड़ी से जो है गर्म वाली जा रही है, उष्ण कटिबंधीय वायु राशि जा रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, भयंकर चक्रवात बन रहा है। अब गाइस यहाँ पे देखिए, तो हमने अभी देखा था हरिकेन बोलते हैं, ठीक है, यूएसए में हरिकेन बोलते हैं, लेकिन इसे यहाँ पे बोल दिया टॉर्नेडो, भयंकर वाला चक्रवात टॉर्नेडो बोला जाएगा, ठीक है। तो टॉर्नेडो, ठीक है। तो अमेरिका के लिए 2 याद रखिएगा, यानी कि यूएसए के लिए 2 याद रखिएगा, या उस साइड के लिए 2 याद रखिएगा। एक हो गया आपका हरिकेन, दूसरा हो गया आपका टॉर्नेडो। टॉर्नेडो मतलब हरिकेन से भी खतरनाक, राइट। चलिए यहाँ लिखा है टॉर्नेडो प्रभावित वृहत मैदानी भाग टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब जो टॉर्नेडो से प्रभावित जो बहुत बड़ा मैदान होगा, तो उसको हम बोल देते हैं टॉर्नेडो एली, ठीक है। चलिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टॉर्नेडो एली। चलिए आई थिंक इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का, ठीक है, राज्य सम्मिलित है। यानी इसने क्या कहा गाइस, जब आप यूएसए देखते हैं ना, तो यूएसए क्या है, 50 राज्यों का मिलके एक संघ बना हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। तो उस 50 राज्यों में से इसने एक बोल दिया टेक्सास, वहीं पे मिल जाएगा यूएसए का। आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप देखिएगा तो उसमें आपको यूएसए के अंदर सब दिखेंगे, टेक्सास भी दिख जाएगा, फिर है ओक्लाहोमा, कंसास एंड नेब्रास्का, ठीक है, ये सारे मिल जाएंगे। मिसिसिपी मिसौरी घाटी वही है जो मतलब यूएसए में आपको मिल जाएगी, मिसिसिपी नदी, और मिसौरी जो है वो क्या है आपकी मिसिसिपी की सहायक नदी, उसकी पूरी एक घाटी है जिसमें ये कह रहा है भैया ये खतरनाक जो टॉर्नेडो है वहाँ आता है, ठीक है। अब इसने कहा टॉर्नेडो यद्यपि क्या है समस्त उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में आता है, परंतु जो है आपका कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र है। मतलब इसने कहा कि जो टॉर्नेडो है वो हर जगह है। देखिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में हर जगह आता है टॉर्नेडो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या है आपका कैरिबियन सागर है, और जो है आपका कौन था, अमेरिकी क्षेत्र है, ठीक है। अमेरिकी क्षेत्र और कैरिबियन सागर कहाँ मिलेगा गाइस, कैरिबियन सागर जब आप ये नॉर्थ देखिए, ये आपने तो गाइस ये आपने ऐसे करके कुछ ऐसे करके नॉर्थ अमेरिका बनाया, और यहाँ से आपने बनाया साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैस्पियन सागर। तो इसने कहा कैस्पियन सागर में अच्छा खासा टॉर्नेडो मिल जाएगा, और अमेरिका के राज्यों में अच्छा खासा टॉर्नेडो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब इसने लिखा फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण वहाँ इसके आविष्कारक तेत्सुया थियोडोरे फुजीटा के नाम पर किया गया है, ठीक है। इन्हें जापानी अमेरिकी नागरिकता प्राप्त, मतलब ये एक आदमी है, इनके पास 2 जगह की नागरिकता है, जापान की भी है, अमेरिका की भी है, ठीक है। चलिए तो इनका नाम भी लिख रखा है यहाँ पे, तेत्सुया थियोडोरे फुजीटा। तो इन्हीं के नाम पे एक स्केल आ गया, फुजीटा स्केल। ये क्या करता है, नापता है, क्या नापता है, तीव्रता नापता है, किसकी, टॉर्नेडो की। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये उत्तरी अमेरिका में टेक्सास, मैक्सिको, फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्रों और वेस्ट इंडीज़ को प्रभावित करता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ वही चीज़ अमेरिका में ही है, आपका हरिकेन भी अमेरिका में ही आपने देखा, टॉर्नेडो तो हरिकेन भी क्या कर रहा है, देखिए टॉर्नेडो टेक्सास को भी कर रहा था, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी से चल रही थी हवा, तो मैक्सिको भी मान लीजिए। तो यानी कि ये भी वही वाली साइड है। देखो जब आप ऐसे करके अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ऐसे करके कुछ बना देते हो, ठीक है। तो देखिए ये वाला पोर्शन है मैक्सिको का, ये वाला पोर्शन है क्या बोलते हैं
फ्लोरिडा का, ठीक है। और यहीं पे आपको मिल जाएगा टेक्सास, ठीक है। ये आ गया आपका पूरा, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। और वहीं आपको गाइस यहाँ पे जब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो यहीं पे आपको वेस्ट इंडीज़ भी मिल जाएगा। तो यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, हरिकेन आता हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है यहाँ पे साफिर। तो गाइस यहाँ पे हमने क्या छोड़ दिया जो इंपॉर्टेंट है बताना। मैंने कहा कि ये स्केल याद रखना, फुजीटा स्केल, टॉर्नेडो के लिए अलग से फुजीटा स्केल, ठीक है। बस इतनी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है साफिर सिम्पसन मापक, ओके, का उपयोग हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। यानी कि अगर ये हरिकेन यानी कि ये चक्रवात आता है, उसके बाद क्या होती है, क्षति होती है, उसका मापन आप किससे करेंगे, आप इससे करेंगे, साफिर सिम्पसन मापक से करेंगे, ठीक है। साफिर सिम्पसन स्केल। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर अब आ जाते हैं हम टाइफून पे। टाइफून क्या है, आपका एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय आप समझ रहे हो ना, भूमध्य रेखा के आसपास, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में। तो टाइफून जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है, चीन सागर के आसपास हो रही है। 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। मतलब ये है हमारा ग्लोब, ये हो गया आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री। यहाँ होता है 0 डिग्री देशांतर मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ये 100 डिग्री देशांतर है, ये ओके 180 डिग्री तो गाइस पीछे ही होगा ना। फिर ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 100 डिग्री, और 100 से ऐसे वापस जाएंगे तो इसी 0 डिग्री के पीछे आपको 180 डिग्री। तो इस 100 से 180 डिग्री देशांतर पे आपको क्या मिलेगा, टाइफून आता हुआ मिलेगा, ठीक है। और ये कहाँ आता है, अधिकतर चीन सागर में आता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कहाँ आता है, चीन सागर में। और हमने कहा भी था चीन में जो चक्रवात है उसको हम टाइफून बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आयला, थाने, नीलम ने भारत को प्रभावित किया। मतलब गाइस ये जो ये है ना, आयला, थाने, नीलम, ये चक्रवात के नाम है और इसने किसको प्रभावित किया है। और ये सारे के सारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी कि भारत में तो गाइस वैसे भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही आते हैं, ठीक है। और इसने आयला, थाने, नीलम ये चक्रवात के नाम है जिनने भारत को प्रभावित किया। अब इसने लिया नरगिस, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने म्यांमार में तबाही फैला दी। अब म्यांमार तो भारत के पड़ोस में ही है, ठीक है। तो गाइस म्यांमार में तबाही किसने फैलाई, नरगिस ने। नरगिस भी नाम है चक्रवात का, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसका नाम है नरगिस। चलिए उष्णकटिबंधीय की कहानी हम पढ़ चुके हैं, अब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों पे आ जाते हैं। तो गाइस हमने जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसका नाम था ट्रॉपिकल साइक्लोन और इसका नाम है टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा, मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब और बाहर की ओर अधिक दाब होता है। फिर वही वाली बात हो गई गाइस, जो चक्रवात के लिए तो क्या होता है कि मध्य में तो आपका लो प्रेशर होगा और उसके बाहर क्या होगा, आपका हाई प्रेशर होगा, तभी चक्रवात बन पाएगा, ठीक है। ये प्राय गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, वीके आकार के होते हैं। मतलब आप ऐसे भी चक्रवात देख सकते हैं, ऐसे ही घूमते हुए तो आता ही है, ठीक है। तो गोलाकार, अंडाकार, वीके आकार का होता है, जिसके कारण इन्हें हम लो गर्थ ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं, लो गर्थ या ट्रफ कहते हैं। चलिए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है इन्हें चक्रवातों को, लो गर्थ, लो गर्थ यानी कि डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन देखिए डिप्रेशन याद हो सकता है, ट्रफ तो ट्रफ ही है। चलिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, विक्षोभ भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, कुछ याद रहे ना याद रहे तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम विक्षोभ भी कहते हैं। अब क्यों याद रखिएगा विक्षोभ कहते हैं, क्योंकि गाइस जब क्या होता है ना, ठंड का मौसम होता है, भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया में जब ठंड होती है ना, तो जो आपका पंजाब साइड या राजस्थान साइड में जो बारिश होती है ना, वो इन्हीं विक्षोभ के कारण होती है। यानी कि यही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसकी वजह से बारिश होती है, और इधर हिमालय पे भी होती है, ठीक है। इन्हीं विक्षोभ की वजह से हिमालय, पंजाब, राजस्थान यहाँ पे बारिश होती है शीत ऋतु यानी कि ठंड के टाइम पे, ठीक है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इसको विक्षोभ भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब लिखा है इन चक्रवातों का क्षेत्र जो है आपका 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। यानी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मान लेते हैं 35 है, मान लेते हैं 65 है, मान लेते हैं ये 35 है, मान लेते हैं ये 65 है, ठीक है। ये है आपका साउथ, नॉर्थ। तो यहाँ पे चक्रवात आ रहा है, यहाँ पे चक्रवात आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ क्या है, पछुआ हवाओं के प्रभाव से ये जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। इसका मतलब भी समझ लेते हैं गाइस। तो ये मान लेते हैं कुछ इस तरह, नहीं ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री मान लेते हैं, ये 60 मान लेते हैं, ये 90 मान लेते हैं, ये 30 मान लेते हैं, ये 60 मान लेते हैं, ये 90 मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब पछुआ हवाएं कहाँ चलती हैं? 30 से 60 के बीच में चलती हैं। ठीक है, और कैसे चलती हैं गाइज? कैसे चलती हैं? ऐसे चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं हवाएं। ठीक है, ओके, तो अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये चल रही हैं आपकी हवाएं, पछुआ पवन बोलते हैं इनको। ठीक है, तो जो ये पछुआ पवन, देखिए ये वाला साइड है, ये वाला साइड है पश्चिम, ये वाला देखिए, ये पश्चिम से पूर्व, ये है आपका वेस्ट साइड, ये है आपका ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और समझते हैं, जब पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही हैं तो चक्रवात किस साइड आ रहा होगा? अगर ये कि देखिए साउथ, ये क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध की बात अभी नहीं करते गाइस। वहाँ पे आपको ना क्या नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलते हैं, क्या नहीं मिलते, पानी अधिक है वहाँ पे, और जो आपका महाद्वीप स्थल कम है। ठीक है, लैंड कम है, वाटर ज़्यादा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सिर्फ नॉर्थ साइड की, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की। तो गाइस यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इस तरह से चल रही है, ठीक है, और एक महाद्वीप है, मान लेते हैं यूरोपी है यहाँ पे, तो ये इस तरह से यूरोप है, तो चक्रवात किस साइड आएंगे? ऑब्वियसली महाद्वीप के पश्चिमी साइड पे आएंगे। हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, तो जो चक्रवात है वो पश्चिमी साइड पे आएंगे महाद्वीप के। चलिए इतना हम समझ गए। तो इसने अभी तक में क्या कहा? इसको लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं। विक्षोभ याद रखिएगा, ये जो है आपकी 35 से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य आती है। पछुआ हवाओं के प्रभाव से क्या होते हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ आती है। अगर यहाँ महाद्वीप है तो उसके पश्चिमी तट पे ये चक्रवात ज़्यादा प्रभावी होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है प्रति चक्रवात। देखिए हमने जब चक्रवात, प्रति चक्रवात यानी चक्रवात का उल्टा हिसाब। ठीक है, तो हम पहले चक्रवात देखते हैं। तो चक्रवात हमने कब देखा था? जब जो उसका केंद्र है उसमें होता है लो प्रेशर और बाहर की तरफ क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, और हवा अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आती है। ये हमने देखा था, ये चक्रवात की स्थिति थी। अब प्रति चक्रवात में क्या होता है? वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा गिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायु दाब जो होता है आपका उच्चतम होता है और बाहर की ओर घटता है। मतलब इसने कहा प्रति चक्रवात की स्थिति तब उत्पन्न होगी जब बीच में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है और बाहर की साइड क्या होता है? लो प्रेशर होता है। अब हाई प्रेशर कब होगा गाइस? देखिए चक्रवात वहाँ नहीं आएगा जहाँ हवा जो है ऊपर से नीचे गिर रही होगी। ठीक है, हवा ऊपर से नीचे आने का मतलब हो गया यहाँ पे क्या हो गया? हाई प्रेशर होगा, और बाहर की साइड क्या होगा? लो प्रेशर होगा। यहाँ पे चक्रवात नहीं आएगा, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं प्रति चक्रवात। लेकिन जहाँ हवा ना नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, वहाँ बीच में बनेगा लो प्रेशर, उसके साइड में बनेगा बाहर बनेगा हाई प्रेशर, तो यहाँ पर चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होगी। तो प्रति चक्रवात में बस आप ये समझिए कि केंद्र में होगा आपका वायुदाब होगा उच्चतम, और जो बाहर की तरफ होगा वायुदाब वो होगा कम। ठीक है भाई, इतना समझिए, जिस कारण क्या हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलते हैं। अब जब यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है और बाहर की तरफ लो प्रेशर, तो हवाएं क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कि परिधि की तरफ चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रति चक्रवात में क्या? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो है प्रतिकूल चलती है। इसका मतलब ये देखिए, हमने चक्रवात में क्या पढ़ा था? चक्रवात में हमने पढ़ा था कि जो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो इस तरह से चलती हैं, और दक्षिण मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में होती है क्लॉकवाइज। लेकिन जब प्रति चक्रवात की स्थिति आती है तो हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है? एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब चक्रवात ये वाला है आपका चक्रवात, ये है आपका प्रति चक्रवात, थोड़ा उल्टा। ठीक है, चलिए प्रति चक्रवातों में मौसम साफ होता है, और चक्रवात के टाइम में क्या होता है? जब चक्रवात आने तो क्या होता है? बादल, पक्षाप और पक्षाप स्तरीय मेघ आ जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ। तो फिलहाल जो प्रति चक्रवात में मौसम साफ हो जाता है, हवाएं मंद गति से चलती हैं। चलिए अब लगा उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने का प्रमुख कारण समुद्री पृष्ठ का ताप निम्न होना है। देखिए अब इसने कहा कि इसने बोला कि भैया अगर हम उष्णकटिबंधीय पोर्शन बोल रहे हैं तो वहाँ तो यार चक्रवात आना ही चाहिए, लेकिन ऐसा भी है कि नहीं भी आता है। देखिए इसने कहा दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत।
ठीक है। इन दो क्षेत्रों पे क्या होता है, चक्रवात नहीं आता है। दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जो है चक्रवात नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमें क्या चाहिए कि नीचे की साइड लो प्रेशर, और लो प्रेशर का मतलब हो गया कि यहाँ पे गर्म होनी चाहिए और हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठनी चाहिए। लेकिन यहाँ समुद्र का पृष्ठ कैसा हो गया, निम्न, तापमान वहाँ का है निम्न। निम्न का मतलब होता है टेम्परेचर कम, ठीक है। हमें तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, जब ज़्यादा होगा तभी तो हवा क्या होगी, गर्म होगी, ठीक है, और फिर वो ऊपर उठ जाएगी। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर है कम है तो हवा क्या होगा, भारी होगी तो नीचे ही रहेगी, नीचे रहेगी तो यहाँ पे चक्रवात जैसी स्थिति नहीं बनेगी। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई हों, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको निम्न ताप नहीं चाहिए, हाई ताप चाहिए। हाई ताप होगी तो हवा ज़्यादा गर्म होगी और ऊपर उठ जाएगी। लेकिन यहाँ पे निम्न ताप में हवा ना गर्म होगी ना ऊपर जाएगी, नीचे ही रहेगी, ठीक है, तो नहीं होगा। अब इसने लिखा है बैरोमीटर। बैरोमीटर में जो है पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का संकेत। मतलब देखिए बैरोमीटर होता है ना, बैरोमीटर में क्या होता है, जो पारा है, पारा बैरोमीटर में क्या होता है, पारा होता है। अब ये जो पारा है अचानक से नीचे गिर जाए अगर, ठीक है, जैसे आप थर्मोमीटर देखते हैं उसमें पारा होता है, ऊपर चढ़ता है, जैसे जैसे गर्म होता है ऊपर चढ़ता है। ऐसे अगर बैरोमीटर में अगर जो पारा है अचानक से नीचे, देखिए ये वर्ड भी याद रखिए, अगर धीरे धीरे नहीं अचानक से नीचे गिरता है तो इसका मतलब है तूफान आने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस मतलब उस पर थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ उसे बार बार, ठीक है। चलिए गाइस यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले लिखा है जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। चलिए ये गलत है, अभी हम समझेंगे आगे, ठीक है। अब इसमें केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हम कह देते हैं सही। अब इसमें लिखा है चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है। ये भी हो गया गलत, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो हमें बताना है कि कौन सा सही है, तो सही हमारा सिर्फ 2 है, बाकी हमारे 2 गलत है। चलिए आइए इसके देखिए, यहाँ पे सिर्फ केवल 2 सही है, बाकी गलत हैं। चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन भी खतरनाक ही है गाइस। देखिए IAS 2020 अभी हाल फिलहाल में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है जेट प्रवाह जो होता है आपका, जेट प्रवाह। अब जेट प्रवाह गाइस अगर ये इसका जो टॉपिक आएगा, देखिए अभी यहाँ पढ़ के हम सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे ये, ठीक है। जेट प्रवाह होता है, जेट प्रवाह जो है पृथ्वी सतह से 5 से 9 मील ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व में, अब देखिए क्या लिखा है, दोनों गोलार्ध में बहने वाली तीव्र हवा है। मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में भी बहेगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी बहेगी। यहाँ पे लिखा है सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी दक्षिणी दोनों में, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा है तीव्र चक्रवातों के केंद्र में जहां निम्न दाब और उच्च ताप होता है। देखिए निम्न दाब मतलब इसने कहा केंद्र में क्या होता है, लो प्रेशर। हमने बोला था चक्रवात के केंद्र में। अब लो प्रेशर कब होगा, जब हमने कहा था टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो देखिए उच्च ताप टेम्परेचर ज़्यादा, और लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब, राइट। निम्न दाब लो प्रेशर, उच्च ताप हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ का लो प्रेशर या टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कितना होता है, बाहर से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, ठीक है। बाहर से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। और इसने यहाँ पे क्या लिखा है कहानी, 10 डिग्री सेल्सियस कम, यही तो बोला है, तो ये गलत हो गया अपने आप में। चलो आगे भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है चक्रवात, ये क्या होता है, जो लो प्रेशर वाला बीच में केंद्र होता है उसे बोलते हैं चक्रवात की आँख। अब लिखा है कमजोर चक्रवातों में यह विश्रंखलित हो जाता है, ठीक है। मतलब कमजोर चक्रवात में ये क्या होता है, विश्रंखलित हो जाता है और इसमें क्या है, आँख नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इसमें लिखा है पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर, यानी क्या इसका मतलब अवरोहित, कुंडलित होती है, ठीक है। ये हमारा सही है, हम पढ़ चुके नोट्स में। हवा जो है चक्रवात के केंद्र में, ओके ये लिखा है, तो आभ्यंतरित कुंडलित होती है, अलग है। फिर इसमें लिखा है हवा, देखिए फिर से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है पृष्ठीय वायु जो है चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है, और दूसरा लिखा है कि हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है। चलिए ये दोनों ही सही है, ठीक है। यानी इसने कहा ए एंड ये वाला होगा, इसका ए और आर दोनों ही सही है, और आर एक की सही व्याख्या करते हैं। समझते हैं इसको, देखिए नोट्स में हम समझ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इसने कहा कि जो चक्रवात होता है निम्न दाब के केंद्र होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो लिखा है जिसके चारों ओर क्या है, संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं और केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायुदाब बढ़ता है। यानी कि केंद्र में होता है लो प्रेशर, बाहर की तरफ होता है हाई प्रेशर। फलस्वरूप क्या होता है, जो हवा होती है वो केंद्र की ओर बहती है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है हवा, ठीक है। फिर इसने कहा कि इस प्रकार जो है पृष्ठीय वायु यानी कि सरफेस विंड जो होती है चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतरित कुंडलित होती है, ठीक है। फिर जिससे हवा जो है चक्रवात के केंद्र में अभिसरित यानी कि अवरोहित होती है।
तो गाइस इतनी बातें तो हम नोट्स में समझा चुके हैं। तो इसने लिखा है कथन ए आर दोनों से, ये आर जो एक ही सही व्याख्या करता है। फिर इसने लिखा है चक्रवात की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है, और जो दक्षिण गोलार्ध में क्या होती है आपकी, क्लॉकवाइज होती है। चक्रवात के दिए गए रेखा चित्र में ए बी सी डी के अंकित क्षेत्रों में से किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालिक तड़ झंझायुक्त वर्षा होती है। चलिए, तो ये कहानी है गाइस, देखिए समझिएगा थोड़ा सा। ये मान लीजिए गर्म हवा चली, ये चल रही है आपकी ठंडी हवा, ठीक है। इसने कहा तेजी से बारिश कहाँ पे होगी, ठीक है। तो इसने कहा आंसर है आपका डी, यानी कि यहाँ पे होगी। चलिए आज समझें थोड़ा सा क्या व्याख्या है खतरनाक। तो इसमें लिखा चक्रवात के अलग अलग भागों में, तो गाइस ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए चक्रवात के अलग अलग भागों में भिन्न प्रकार की वायु राशियों और तापक्रम के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती हैं। चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग क्या होता है, मंद हो जाता है, वायु दाब गिरने लगता है, पक्षाप और पक्षाप स्तरीय मेघ छा जाते हैं। तो इसने कहा उष्ण वाताग्र ए आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है, यानी कि जब ए होगा, ए वाली कंडीशन आएगी, यानी कि दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा जो है आपकी शुरू हो जाएगी। फिर इसने कहा चूंकि इस वाताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, तो वर्षा क्या होती है, मंद गति से होती है, और मंद गति से विस्तृत क्षेत्र में होती है और ज़्यादा समय के लिए भी होती है। तो इसने कहा उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर क्या है, उष्ण वृत्तांश बी का आगमन होता है। तो जब उष्ण वाताग्र चला जाता है तो क्या होता है, बी का आगमन होता है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसने लिखा है मौसम में अचानक व तीव्र परिवर्तन होकर वर्षा रुक जाती है, आकाश साफ हो जाता है। उष्ण वाताग्र चला गया। अब इसने कहा उष्ण वाताग्र जाने पर क्या होता है, शीत वाताग्र डी आता है, जिसके साथ तापक्रम गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगती है, आकाश पुनः मतलब बादल आ जाते हैं वापस से, और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। शीत वाताग्र के क्षेत्र में क्या होता है, चूंकि गर्म हवा जो है तेजी से ऊपर उठती है, और वर्षा कैसी होती है, मूसलाधार होती है, कम समय के लिए होती है, कम क्षेत्र में होती है, और तड़ित झंझा युक्त होती है। तो शीत वाताग्र के गुजरने पे क्या होता है, शीत वृत्तांश आता है, ठीक है। तो ये आया है यहाँ पे शीत वाताग्र, और फिर जो है बाद में आता है शीत वृत्तांश, खत्म हो जाता है जब, ठीक है। तो इसने कहा इसमें जो है आकाश जो है मेघ रहित हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टॉर्नेडो की बात करते हैं। तो टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। टॉर्नेडो कहाँ आते हैं, तो गाइस ये हमने पढ़ा था यूएसए और क्या बोलते हैं इंडोनेशिया कह रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ वाली साइड पे। तो गाइस यहाँ टॉर्नेडो कहाँ आ रहा है, कैस्पियन सागर में, कैरिबियन सागर में आ रहा है। कैरिबियन सागर हमें पता है कहाँ है, यहाँ है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ है साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपको कैरिबियन सागर मिल जाएगा। टॉर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में आते हैं, परंतु ज़्यादातर इसने कहा अमेरिकी क्षेत्रों में और फिर कैरिबियन सागर में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे जो है आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे। टॉर्नेडो, तो गाइस एक तो हो गया आपका चीन सागर, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए यूएसए, हमने कहा यूएसए में मतलब आपको टॉर्नेडो और हरिकेन दोनों ही मिलेंगे, टॉर्नेडो एंड हरिकेन। तो लिखा है यूएसए में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहते हैं। तो अटलांटिक समुद्र, मिसिसिपी मैदान। तो हमने मिसिसिपी मिसौरी घाटी बोला था, ठीक है। तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं नोट्स में। तो इससे टॉर्नेडो प्रभावित वृहद मैदानी भाग को हम बोलते हैं टॉर्नेडो एली। कहाँ कहाँ, मिसिसिपी मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, फिर कंसास, नेब्रास्का राज्य सम्मिलित हैं, सब यूएसए में मिलेंगे आपको। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मापक जो है टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए यूज़ होता है। तो हमने क्या होता फुजीटा स्केल। तो हमने कहा था एक इंसान है जो उसको नागरिकता मिली हुई है जापान की भी और अमेरिका की भी, उनका नाम है फुजीटा, तो उन्हीं के नाम पे फुजीटा स्केल, राइट। चलिए, और ये मेनली टॉर्नेडो के लिए ही है, ठीक है। अब लिखा है कि आपका टाइफून चीन में आता है। टाइफून नावन चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित करता है, तो ये चीन में आता है। तो ये लिखा है इसमें चीन सागर। तो इसने कहा टाइफून क्या है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उसकी उत्पत्ति चीन सागर में होती है। क्या देशांतर है, 100 से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, मध्य उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। चलिए आइए, तो ऑस्ट्रेलिया में हम जो चक्रवात होता है उसको क्या बोलते हैं, विली विली बोलते हैं। हरिकेन हम बोलते हैं यूएसए में, भारत में तो हम चक्रवात ही बोलते हैं, और बचा चीन में हम बोलते हैं टाइफून। तो गाइस ये आंसर तो हमने देख लिया फिलहाल, जो मैंने कहा वही है। तो लिखा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो उसमें उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, यूएसए में आपका हरिकेन, भारत में चक्रवात। अब विली विली है, विली विली क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया में आने वाला चक्रवात है। तो ये देख लिखा है
उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्ण और शीतोष्ण दो पढ़े तो हम जो विली है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें फिर बोला विली कहाँ का, विली है आपका ऑस्ट्रेलिया का, हरिकेन कहाँ का, यूएसए का है, टाइफून कहाँ का, चाइना का है, और इसमें लिखा है बागियो। तो नया हमें अभी तक में क्या मिलेगा, इस बागियो, बागियो कहाँ का हो जाएगा, फिर फिलीपींस का हो जाएगा। तो आपको अपने नोट्स में क्या और ऐड करना है, तो गाइस बागियो, बागियो आपका फिलीपींस का है, बागियो, बागियो आपका फिलीपींस का है। अभी तक में नया कुछ आया है वो ये है, ठीक है। चलिए, तो बागियो देखिए फिलीपींस लिखा है। अब फिर से आ जाते हैं, इसमें लिखा है बैगु, तो ये बैगुओ या बागियो, ठीक है, तो फिलीपाइंस या फिलीपींस, ठीक है, दोनों में अलग ही स्पेलिंग लिखी है, ठीक है। हरिकेन हमें पता है यूएसए, टाइफून हमारा है चाइना का, एंड जो विलीज है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का है। चलिए, ये तो बहुत सिंपल हो गए सारे क्वेश्चन। तो देखिए यूपी पीसीएस प्री 2020 में आया हुआ है। तो देखिए विली हमें पता है कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। बागियो एक ही बात है, कहाँ का है, फिलीपींस का है, ठीक है। विली कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। फिर इसमें हरिकेन, हरिकेन हम पढ़ चुके हैं, कहाँ का है, यूएसए का। अब और नया क्या आएगा, इस टैफू, टैफू कहाँ है, जापान में। तो अभी तक में हमने क्या दो नए पढ़ लिए नोट्स से हटके, एक हमने पढ़ा बागियो जो कि फिलीपींस का है, टैफू जो कि आपका जापान का है। ऐड करिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। बाकी तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, नोट्स में हम पढ़ चुके हैं। लिखा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया विली, टाइफून टैफू आपका जो है आपका जापान में हो गया, आपका फिलीपींस। टाइफून देखिए, टाइफून चीन में भी बोलते हैं, टाइफून जापान में भी बोलते हैं, उसी को हमने बोल दिया टैफू भी बोलते हैं, राइट। अब फिलीपींस में हम क्या लिखा है, बागुइयो, जो भी है, बाग, तो गाइज बागियो, दो तरीके से बोले, बागियो, बागुयो भी बोल सकते हैं। यूएसए में हरिकेन, चाइना में आपको टाइफून बोलते हैं, और यहाँ पे टाइफू बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ देखिए, फिर से देखते हैं, चीन टाइफून, भारत में चक्रवाती, तो हो गई कहानी खत्म। फिलीपींस में आपका बागियो हो गया, और यहाँ पे टाइफून नहीं है, जापान में टाइफू है। देखिए चाइना में टाइफून और जापान में टाइफू, टाइफू या टैफू। तो वैसे नेक्स्ट आपके निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा जो है क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर है हमारा, देखिए साफिर सिम्पसन मापक का, ठीक है। तो साफिर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो वैसे साफिर सिम्पसन मापक का उपयोग हरिकेन द्वारा क्षति जो हो रही है ना, जो भी वो तबाही मचा रहा है उसके मापन के लिए करते हैं। आई थिंक बैरोमीटर में जब पारा है वो अचानक से गिरता है तो क्या आता है, तूफान आता है। फिर लिखा है निम्न चक्रवात में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया है। तो देखिए कई जो नरगिस है उसने म्यांमार को किया है, ना कि भारत को किया है। बाकी आयला, थाने, नीलम, इन्होंने क्या करा है, भारत को प्रभावित किया है। अब लिखा है उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और क्या है दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण क्या है, वहाँ की जो समुद्र है वहाँ पे क्या है, जो ये है समुद्री पृष्ठ है उसका जो ताप होता है वो होता है लो। जबकि हमें क्या चाहिए, चक्रवात के लिए ताप ज़्यादा होगा, इसकी वजह से हवा जो है गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, उसकी वजह से लो प्रेशर होगा। और चक्रवात वही होते हैं जिसके केंद्र में लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक, दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने के कारण क्या है, समुद्री पृष्ठ का जो ताप है वो निम्न होना है, यानी कि टेम्परेचर कम होना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे तो हमारा जो है चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट चैप्टर है आर्द्रता। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो ये इस चैप्टर के संग आएंगे आर्द्रता के साथ।